जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो आपका होमवर्क सीरीज 2.0 चलाया जा रहा है, जिसका टेस्ट नंबर 14 है, जो 2 जून 2025 को सर के द्वारा कवर करवाया गया है। तो इस सारे वीडियो में हम लोग सारे टेस्ट सीरीज को कवर करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर 2025 में आपका दरोगा बनना, एक सीट अगर आपको चाहिए, वर्दी चाहिए ना, तो आंख बंद करके आप इस होमवर्क सीरीज के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सर के द्वारा टॉपिक दिए जाते हैं। बाद में आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस भी सर के द्वारा करवाया जाता है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाली हूँ। तो इस होमवर्क सीरीज का आप लोग हिस्सा जरूर बनिएगा और ये वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज का टेस्ट हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इसका देखिए पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ और किसके द्वारा किया गया। देखिए अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ना, वो नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि 2030 तक जितने भी एसडीजी लक्ष्य है ना, जो कि हमें 2030 तक पूरा करने हैं, तो उसके तहत जो भी योजनाएं हैं ना, उसको हम लोग गाँव तक पहुँचाएंगे। तो मेन इसका यही लक्ष्य है। तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली में किया गया। नई दिल्ली से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में आपका जनवरी 2025 में राष्ट्रीय युवा दिवस का भी आयोजन आपका नई दिल्ली में किया गया था। 2+2 वार्ता हो गया, या फिर अगर रायसीना डायलॉग अगर आपसे पूछा जाए, विश्व पुस्तक मेला का आयोजन पूछा जाए, तो ये सभी का आयोजन जो है ना, ये आपका नई दिल्ली में ही हुआ है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वैदिक 3.0 संग्रहालय कहाँ पे स्थापित किया गया है। देखिए आपका 2024-25 में बहुत सारे ऐसे म्यूजियम बने हैं नए नए, जो कि काफ़ी चर्चे में थे और एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए थे। तो यहाँ पे वैदिक 3.0 पूछा गया है, जो कि अभी हाल ही में वाराणसी में इसको स्थापित किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जनजातीय संग्रहालय का स्थापना कहाँ पे किया गया है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका रांची में किया गया। ठीक है, वहीं पे अगर रेल संग्रहालय पूछा जाएगा तो हुबली ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे खिलौना पार्क या संग्रहालय पूछा जाएगा तो गुजरात के गांधीनगर को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए भुवनेश्वर जो है ना, अभी हाल ही में आपका प्रवासी दिवस मनाया गया था 9 जनवरी 2025 को, जिसका आयोजन आपका भुवनेश्वर में किया गया था। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। बेंगलुरु से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि एशिया का सबसे बड़ा शो होता है एयर शो, जिसका आयोजन अभी हाल ही में बेंगलुरु में किया गया था 2025 में। तो आप लोग साथ में उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सही सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ पे सही सुमेलित करने के लिए दिया गया है, तो 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये आपका चीन में किया जाएगा। वहीं पे G20 2024 की कृषि मंत्रियों का बैठक कहाँ पे किया गया था, तो ध्यान रखिएगा ये आपका ब्राजील हो जाएगा। वहीं पे संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है, इनका 79 नंबर का सत्र का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो ये देखिए ये जो है ना, ये आपका न्यूयॉर्क में किया जाएगा। नई दिल्ली गलत हो जाएगा, पाँचवा हो जाएगा। चौथा है कि 5वां आसियान डिजिटल मंत्री का बैठक अभी हाल ही में कहाँ पे किया गया था, तो बेंगलुरु में किया गया था। तो ये सम्मेलन और आपका जो अभ्यास होता है ना, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। बात अगर हम लोग यूएन की करते हैं, तो यूएन से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होता है, जिसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क हो जाएगा। और इसका जो स्थापना है ना, ये कब हुआ था, ये आपका बिहार दरोगा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यूएन की स्थापना कब हुई थी, या फिर यूएन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा 2025 का जो योग पुरस्कार है ना, प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार, जो कि आयुष मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाएगा। वैसे आयुष मंत्रालय की स्थापना 2014 में होता है और इसके वर्तमान मंत्री आपके सर्वदानंद सोनेवाला हो जाएंगे। इनके पास एक और भी मंत्रालय है, जहाज रानी और बंदरगाह और जहाज रानी मंत्रालय भी उन्हीं के पास है, सर्वदानंद सोनेवाला के ही पास है। बात अगर हम लोग योग की करते हैं, तो ध्यान रखिएगा 21 जून को हम लोग प्रत्येक साल योग दिवस के रूप में मनाते हैं और 2025 में भी हम लोग मनाने वाले हैं। उसका थीम आपको ध्यान रखना है, क्योंकि थीम से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2025 का थीम ध्यान रखिएगा योगा का, कि योग फॉर वन हेल्थ एंड वन वेल्थ। ठीक है, तो इसका थीम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा कि भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे पहला जैविक मत्स्य केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। वैसे सिक्किम से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत का पहला जैविक स्टेट के रूप में भी सिक्किम को घोषित किया गया था, 2015-16 के आसपास घोषित किया गया था। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाएगा तो लक्षद्वीप का नाम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिक्किम हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक ई स्पोर्ट अवार्ड 2027 का आयोजन किस शहर में किया गया। देखिए अभी हाल ही में ओलंपिक ई स्पोर्ट 2027 का आयोजन किया गया था, जो कि सऊदी अरब के रियाद में किया गया है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे भी हाल ही में ओलंपिक का भी आयोजन किया गया था आपका 2024 में, जो कि फ्रांस के पेरिस में किया गया था, सीन नदी के तट पे। ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स से बताइएगा दोस्तों कि ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं टोटल, और पैरा ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते हैं। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको कवर करवाया है, तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा दोस्तों, जिससे कि आपका वो रिवीजन हो। आप ही का फायदा है कमेंट करने में, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तो 2024 का तो फ्रांस का पेरिस में आपका हुआ था। वैसे ओलंपिक जो है ना प्रत्येक 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो ओलंपिक होगा ना वो 2028 में होगा, और ये कहाँ पे होगा तो ध्यान रखिएगा, यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा। वहीं पे 2032 का ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे होगा तो ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। 2036 का ओलंपिक कहाँ पे होगा तो ध्यान रखिएगा, वो भारत इस पर होस्ट करने वाला है 2036 के ओलंपिक को। तो भारत के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है पूछा गया है। तो बीमा सखी योजना को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन चुका है तो ये आपका गोवा हो जाएगा। पार्थ योजना भी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। गवाह सुरक्षा अभियान योजना जो कि आपका हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन उल्लास कार्यक्रम जो है ना ये तमिलनाडु के द्वारा नहीं बल्कि ये लद्दाख गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है, उल्लास कार्यक्रम को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा गया था। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को किन संकेतों के आधार पर जारी किया जाता है। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ये प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आखिरकार जारी किस संस्था के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा रिपोर्टर्स विदाउट ब्रदर्स के द्वारा जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 को जारी किया गया था, जिसमें 180 देशों के लिए ये इंडेक्स जारी किया गया था, जहाँ पे टॉप पे आपका नॉर्वे था, वहीं पे सबसे लास्ट आपका इटरिया हो जाएगा। इसमें इंडिया का जो स्थान था ना वो 151वां था। इंडिया का स्थान बस आप लोग रट लीजिएगा 151 नंबर का। तो यहाँ पे किस बेस पे इसको जारी किया जाता है तो सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक कारण को भी देखा जाता है, कानूनी संदर्भ और सुरक्षा, मतलब ये सभी के सभी जो संदर्भ है ना इसको देख के ही इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि अगर पूछा जाएगा कि खुशहाली में भारत का स्थान क्या है तो 118वां हो जाएगा। शांति सूचकांक में भारत 116वें स्थान पे आता है। वहीं पे भूख में भारत 105वें स्थान पे आता है, और आपका जलवायु परिवर्तन में भारत जो है वो 10वें स्थान पे आता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विंझन जाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह 2025 का संचालन किसके द्वारा किया गया। देखिए ये जो बंदरगाह है ना वो अभी हाल ही में काफ़ी चर्चे में था। तो सबसे पहले तो ये है कहाँ पे ध्यान रखिएगा, केरल के तिरुवनंतपुरम में है, जिसको अडानी ग्रुप और केरल के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन में भीषण ठंड से बचने के लिए हिम कवच यूनिफॉर्म किसके द्वारा भी हाल ही में विकसित किया गया है। ध्यान रखिएगा, हिम कवच जो अभी यूनिफॉर्म है ना ये विकसित किया गया था आपका डीआरडीओ के द्वारा। वैसे डीआरडीओ की बात करते हैं तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होता है, जिसका हेड क्वार्टर ध्यान रखिएगा नई दिल्ली हो जाएगा। इसके वर्तमान में जो हेड है वो कौन हो जाएंगे तो समीर कामत हो जाएंगे। वहीं पर इसरो की बात करते हैं तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना किया गया था, और इसके वर्तमान में हेड कौन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो कि अभी हाल ही में चेंज हुए थे नए वाले। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा बेंगलुरु हो जाएगा। वही एनडीआरएफ की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा 2005 के अधिनियम के द्वारा 2006 में एनडीआरएफ की स्थापना किया गया था। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। वैसे सियाचिन की बात करते हैं दोस्तों तो भारत का सबसे बड़ा अगर ग्लेशियर पूछा जाएगा ना तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर हो जाएगा, जो कि आपका काराकोरम जो श्रेणी है ना वहाँ पे अवस्थित है आपके लद्दाख में। और काराकोरम किसका पार्ट है, किस हिमालय का पार्ट है। इस हिमालय के 3 पार्ट है भारत में, एक तो आपका काराकोरम हो जाएगा, दूसरा लद्दाख और तीसरा जास्कर हो जाएगा। वही लद्दाख और जास्कर के बीच में जो है ना वो सिंधु नदी प्रवाह होती है। तो आप लोग इसको भी साथ में ध्यान रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा हो जाएगा, सियाचिन ग्लेशियर, जो कि लद्दाख काराकोरम रेंज में अवस्थित है। तो आप लोग उसको याद रखिएगा। और ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को ग्लेशियर के प्रति संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। देखिए अभी हाल ही में 2025 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ग्लेशियर के प्रति संरक्षण के रूप में घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे यूएन की बात करते हैं तो 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना होती है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क में है। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम हर कंठ में भारत कहाँ शुरू किया गया। देखिए अभी हाल ही में शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम जिसका नाम है आपका हर कंठ में भारत, इसका शुभारंभ आपका किया गया था नई दिल्ली में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 13 फरवरी 2025 को 4 रामसर साइट जोड़े गए हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने रामसर साइट हो गए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये 4 नए रामसर ऐड किए गए हैं। पहला तो आपका हो जाएगा सक्कर-कोट्टई पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में बिल्कुल सही है। फिर थगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में भी सही है, और खेचोपलेरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है, और उधवा झील जो कि आपका झारखंड में। तो ये चारों का चारों जो है ना वो सही हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात अगर हम लोग रामसर साइट की करते, ध्यान रखिएगा 2 फरवरी 1971 को जो है ना ईरान के रामसर शहर के पास कैस्पियन सागर के तट पे आपका रामसर कन्वेंशन किया गया था, जिसका उद्देश्य ही था कि वेटलैंड का संरक्षण करना। 1971 में ये प्रोग्राम होता है, 1975 में जो है इस रामसर कन्वेंशन को लागू कर दिया जाता है। भारत इसका हिस्सा कब बनता है, तो ये आपका भारत हो जाएगा 1982-83 में भारत इसका सदस्य बनता है। और भारत का पहला रामसर साइट किसे घोषित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा चिल्का झील को घोषित किया गया था। वैसे भारत में कितने रामसर साइट है दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसमें से सर्वाधिक जो है ना ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो साथ में आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि थीम यूज एज अ ब्रिज टू इंट्रा बिमस्टेक एक्सचेंज के साथ जहां पे बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। देखिए अभी हाल ही में बिमस्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन आपका किया गया था गुजरात के गांधीनगर में। इसका थीम आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात के गांधीनगर हो जाएगा। वहीं पर अगर प्रयागराज की बात करते हैं तो प्रयागराज से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अभी हाल ही में रेलवे के द्वारा जो है ना वो पिंट माई सिटी प्रोग्राम शुरू किया गया, लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार वर्ष 2047 तक कितना गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा। देखिए सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत सरकार का विकसित भारत का लक्ष्य कब तक है। ध्यान रखिएगा 2047 तक है। तो 2047 तक इंडियन गवर्नमेंट बोली है कि हम लोग 100 गीगावाट जो है परमाणु ऊर्जा को हासिल कर लेंगे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोलकाता में स्थित किस ब्रिटिश कालीन सेना मुख्यालय का नया नाम विजय दुर्ग रखा गया। देखिए अभी हाल ही में जो है ना वो कोलकाता में जो फोर्ट विलियम था उसका भी हाल ही में नाम चेंज कर दिया गया है और नाम इसका रखा गया है विजय दुर्ग। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा कि इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया है, तो विजय दुर्ग रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बिहटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। देखिए बिहटा में जो है ना वो बिहार का पहला ब्राउन एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कहाँ पे, तो बिहार के बिहटा में बनाया जा रहा है। वहीं पे बिहार का पहला ग्रीन एयरपोर्ट कहाँ पे बनाया जाएगा, ध्यान रखिएगा पटना एयरपोर्ट को बनाया जाएगा। तो बिहटा में जो ये एयरपोर्ट बन रहा है ना इसके साथ उन्होंने रूस के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करा है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध तमिल एवं दार्शनिक थिरुवल्लुर की प्रतिमा कहाँ पे लगाया गया। देखिए अभी हाल ही में जो है ना वो थिरुवल्लुर का प्रतिमा लगाया गया था आपका फिलीपींस पे लगाया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रतिमा याद रखिएगा दोस्तों जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एकता का प्रतिमा कहाँ पे स्थापित किया गया भारत में, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में इसका स्थापना किया गया था जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। वहीं पर अगर समानता का प्रतिमा पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा हैदराबाद में स्थापित किया गया है, रामानुजन का प्रतिमा है। वहीं पे अगर आपसे समृद्धि का प्रतिमा पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा ये आपका कर्नाटक में स्थापित किया गया है, केम्पेगौड़ा का प्रतिमा है। और अगर आपसे शांति का प्रतिमा पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा लद्दाख में स्थापित किया गया है, लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रतिमा है जो कि चर्चे में थे और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कि 19वीं किस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे जारी किया है। देखिए अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए थे, तो बिहार के भागलपुर से उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो कि 6,000 रुपये यहाँ पे दिया जाता है, वो भी सालाना आपका दिया जाता है 2-2 हज़ार रुपये करके 3 किस्तों में दिया जाता है। ठीक है, तो इन्होंने 19वीं किस्त को जारी किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। वैसे इस योजना को स्टार्टिंग कब किया गया था, तो ध्यान रखिएगा 1 फरवरी 2019 को इसको शुरू किया गया था, जिसमें इसका उद्देश्य रखा गया था कि किस तरीके से हम लोग किसानों की आय को दुगना करेंगे। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य की वन परीक्षण को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में स्कॉच सम्मेलन होता है जिसमें नागालैंड को स्कॉच पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे नागालैंड में ही आपको नागा हिल्स भी देखने को मिलता है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति तथा योजना
प्रगति पथ योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? ध्यान रखिएगा, ग्रामीण सड़क को ज़्यादा से ज़्यादा उसको बेटर किया जाए, उसके नेटवर्क में सुधार किया जाए, इसके लिए जो है ना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा प्रगति पथ योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का अवार्ड अभी हाल ही में हासिल किया है? तो ये आपका हो जाएगा मोपा एयरपोर्ट, जो कि आपका गोवा में अवस्थित है। इसी को भी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से नवाजा गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE ने किसके सहयोग से स्वावलंबनी पहल की उन्होंने शुरुआत की? ध्यान रखिएगा कि अभी हाल ही में MSDE और नीति आयोग के द्वारा स्वावलंबनी पहल को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर राज्य खास करके आपके असम, मेघालय और मिजोरम की जो महिलाएं हैं ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे उनको सशक्त करने के लिए इस योजना को लाया गया है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है कि दूसरा विविधता का अमृत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रपति भवन में, ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आपके दूसरा विविधता अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार जैव ईंधन उत्पादन में भारत विश्व में कितवें स्थान पे है? देखिए, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आया था जिसमें बताया गया था कि जैव ईंधन का जो उत्पादन है ना, उसका जो प्रोडक्शन है, उसमें इंडिया का जो स्थान है वो कितवें नंबर पे है? तो ध्यान रखिएगा, चौथे नंबर पे हो जाएगा। वहीं पे अगर मोबाइल निर्माता में इंडिया का स्थान पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा, और सांस्कृतिक कार्यक्रम में इंडिया का स्थान जो है वो आपका छठे नंबर पे हो जाएगा। वहीं पे 2070 तक इंडिया का लक्ष्य है कि कार्बन न्यूट्रल होने का। वहीं पे 2047 तक इंडिया का लक्ष्य है, इंडिया का विकसित भारत का लक्ष्य। तो आप लोग ये सारे लक्ष्य भी ध्यान रखिएगा साथ में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किस में परिलक्षित होता है? देखिए, जो भारत के संविधान निर्माता थे तो उनका जो दिमाग है ना, उनकी जो माइंडसेट है, वो क्या चीज़ में हमें देखने को मिलती है? तो वो हमें प्रस्तावना में देखने को मिलती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात अगर हम लोग प्रस्तावना की करते हैं दोस्तों, तो प्रस्तावना को हमने USA से लिया है, लेकिन जो इसकी भाषा है ना, उसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसी प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को आपका नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कर दिया गया। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में यह घोषित किया गया था कि प्रस्तावना भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है? देखिए, एक बेरोजगारी संघ का मामला आता है 1960 में, जहां पे बताया गया था कि प्रस्तावना जो है ना, वो संविधान का भाग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बाद में आपका केशवानंद भारतीय मामला आता है, जहाँ पे ये डिसाइड कर दिया जाता है कि प्रस्तावना जो है ना, वो संविधान का ही भाग है, लेकिन इसकी मूल संरचना में हम लोग संशोधन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में शासन के स्वरूप का वर्णन करने के लिए संविधान प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिए, प्रस्तावना में कौन से वर्ड का नहीं यूज किया गया है जो पूछा गया है? संघीय का यूज नहीं किया गया, गणतंत्र का किया गया, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी, ये तीनों का किया गया है, लेकिन इसका नहीं किया गया है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम को बताइए। देखिए, ये सही क्रम पूछा गया है, तो सबसे पहले तो आपका न्याय की बात किया गया है, फिर आपका 5 प्रकार का स्वतंत्रता, 2 प्रकार का समानता और 1 प्रकार का बंधुत्व, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा बंधुता, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन के द्वारा किया गया? देखिए, आपका जो उद्देशिका जो प्रस्तावना है ना, उसमें संशोधन आपका बस एक ही बार किया गया है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया। इसके द्वारा जो है ना, वो प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ध्यान रखिएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान के रूप में जानते हैं दोस्तों, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन के तहत बहुत सारा संशोधन संविधान में किया गया था। इसी संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा की जो अवधि थी, पहले 5 साल हुआ करती थी, तो 5 साल को बढ़ा के 6 साल कर दिया गया। बाद में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको घटा के फिर से 6 साल से 5 साल कर दिया गया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया। देखिए संविधान की जो प्रस्तावना है ना उसमें भारत को क्या कहा गया है, तो समाजवादी, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य कहा गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में रूपांतरित किया गया। तो ये नेहरू जी के द्वारा जो है ना वो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था संविधान सभा में, जिसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया। बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव को हम लोग प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। देखिए यहाँ पे जो प्रस्तावना में जो वर्ड बताए गए हैं तो उसका किस में व्याख्या किया गया है, तो आपका मूल अधिकार में भी है, डीपीएसपी में भी है और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान कहाँ पे किया गया है, तो ये आपका किया गया है प्रस्तावना में। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि संविधान की उद्देशिका के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत के बारे में पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे गलत मत बोला गया है आपको पता करने के लिए। तो के मुंशी के द्वारा राजनीतिक कुंडली कहा गया था, बिल्कुल सही है। अर्नेस्ट बार्कर के द्वारा संविधान की कुंजी कहा गया था। ठाकुरदास भार्गव के द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया था, लेकिन एम.के. गांधी के द्वारा संविधान का सार नहीं कहा गया था, बल्कि ये N.के. पालकीवाला के द्वारा कहा गया था। तो डी ही आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा किया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए बेरूबार का मामला आता है आपका 1960 में, जिसमें प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन केशवानंद भारतीय मामला के द्वारा जो है ना ये बताया गया कि प्रस्तावना जो है ना संविधान का ही भाग है, लेकिन हम लोग इसके मूल जो इसका जो ढांचा है ना उस पर हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि प्रस्तावना को संसद के द्वारा केवल एक वस्तुनिष्ठ प्रस्ताव द्वारा संशोधित किया जा सकता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। दूसरा है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और मूल संरचना के अलावा संशोधित किया जा सकता है। देखिए ऐसा जो है ना आपका केशवानंद भारतीय मामला में कहा गया था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सही पूछा गया है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। और ये वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों एवं गैर नागरिकों दोनों को उपलब्ध है। तो देखिए अगर नागरिक के बारे में पूछा जाएगा ना तो ध्यान रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30 ये सारे आर्टिकल जो है ना वो सिर्फ आपके नागरिकों को दिया गया है, भारतीय नागरिकों को। इसके अलावा जितने भी आर्टिकल है ना वो आपको भारतीय नागरिक प्लस जो विदेशी नागरिक है ना वो दोनों को प्रोवाइड किया गया है। तो 15, 16, 19, 29, 30 तो नहीं आएगा। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। ये प्रस्तावना में बताया गया है कि कौन सा जो वर्ड है ना वो गलत है। पहला है कि सज्जन सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माता का दिमाग का उपज है। देखिए ये जो मामला है ना ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। दूसरा है कि बेरूबारी मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रस्तावना में गहन विचार विमर्श की छाप थी, सटीकता से चिन्हित थी और संविधान निर्माताओं ने इसे महत्व दिया था। देखिए ये जो बातें हैं ना ये आपका सज्जन वाले मामला में कहा गया था, वहीं पे बेरूबारी वाले मामले में आपको जो है वो सज्जन वाला जो ये मामला है ना ये बेरूबारी मामले में कहा गया था। तो ये दोनों तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है कि गोलकनाथ मामले में यह देखा गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय थी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा है कि केशवानंद भारतीय मामला में न्यायालय ने कहा है कि प्रस्तावना न केवल संविधान की बहुत बड़ा हिस्सा है बल्कि अत्यंत महत्वपूर्ण और संविधान को प्रस्तावना में व्यक्त भाव और महान दृष्टि के प्रकाश में पढ़ा और व्याख्या किया जाना चाहिए। तो देखिए ये दोनों आपका सही हो जाएगा। तो गलत कथन पूछा गया था, तो ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि शब्द संविधान में धर्मनिरपेक्षता के भारत की संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। पहला कथन है कि यह 1976 में जोड़ा गया था, बिल्कुल सही है। यह 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, दूसरा बिल्कुल गलत हो जाएगा। तीसरा है कि यह 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये भी सही हो जाएगा। चौथा है कि यह मूल प्रस्तावना में था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सही कथन पूछा गया है तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। देखिए भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है ना, उसपे में फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी क्रांति और बोल्शेविक क्रांति, ये सभी का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। लेकिन चीनी क्रांति जो कि आपका 1912 में हुआ था, इसका हमें प्रभाव यहाँ पे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में विचारधारा और स्वतंत्रता की संकल्पना किससे बंधन प्रेरित है। तो ये आपका हो जाएगा फ्रांस का संविधान से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन में उधार लिया गया था। देखिए भारत में जो कलेक्टर का पद था ना, ये आपका लिया गया था इंग्लैंड से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के आपातकालीन जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है। तो जर्मनी के वेमर संविधान से हमने इसको ग्रहण किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान का नामकरण कब किया था। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। वहीं पे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान को लागू किया गया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में मिश्रित नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे नहीं किया गया है जो पूछा गया है। तो ये आपका हो जाएगा, इस सभा के जो सदस्य का नामांकन है ना, ये हमने कनाडा के संविधान से नहीं लिया है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपने किस न्यायिक शक्ति के तहत किसी की सजा की मात्रा कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदल सकती है। मतलब राष्ट्रपति जो है ना, वो किस प्रक्रिया के द्वारा जो आपका कठोर कारावास होता है, जैसे कि अगर 5 साल का आपको सज़ा दिया गया है तो 5 साल को घटा के वो 2 साल कर देंगे। तो ऐसा प्रोसेस जो है ना, वो परिहार में किया जाता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने कहा है। तो ये आपका कहा गया है कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी के द्वारा। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रोविजन हमने कनाडा के संविधान से लिया है। देखिए कनाडा के संविधान से जो है ना, हमने सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार के क्षेत्राधिकार को लिया था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए संसद की संयुक्त बैठक के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि अनुच्छेद 109 में कुछ दशाओं में संसद को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो ये गलत हो जाएगा। आर्टिकल 108 के द्वारा संयुक्त बैठक जो है ना, ये आपके राष्ट्रपति बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता आपका लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो पहला तो गलत हो जाएगा आपका। दूसरा है कि दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पे स्रोत है, इससे संबंधित ये आपके प्रावधान है। आपका क्वेश्चन ही गलत फॉर्मेट किया गया है, क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे 4 है और क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे आपके 3 दिए गए हैं। तो आप लोग इसको हटाइए। राष्ट्रपति पे जो महाभियोग का प्रक्रिया है ना, ये हमने यूएसए से ग्रहण किया है, जिसका वर्णन आर्टिकल 61 में है, जो कि बताया गया है कि हम लोग महाभियोग का जो प्रोसेस होता है, जो कि एक अर्ध न्यायिक प्रोसेस होता है, जो कि हम लोकसभा या राज्यसभा कहीं पे भी इसको ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपातकालीन की प्रावधान की बात करते हैं तो रूस का जो वीमर संविधान है ना, वहाँ से हमने इसको ग्रहण किया है। जर्मनी के वीमर संविधान से हमने ग्रहण किया है आपातकाल का प्रावधान। वहीं पे संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक, देखिए ये आपका इधर कट गया है। तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है ना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया, ध्यान रखिएगा। वहीं पे नियुक्ति संस्कार, ये तो हमको समझ नहीं आ रहा है क्या ही नियुक्ति संस्कार है। तो बस 3 जो है ना, आप लोग अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पे अनुसूचित विषय के बारे में सम्मिलित नहीं है। देखिए यहाँ पे अनुसूचित विषय के बारे में पूछा गया है। तीसरा, अनुसूची का संबंध शपथ और प्रतिज्ञान से हो जाएगा, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वीं अनुसूची दल विदल से संबंधित है, बिल्कुल सही है। 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं, 22 भाषा का उल्लेख यहाँ पे किया गया है। वहीं पे 9वीं अनुसूची जो है ना वो राज्य की परिषद में राज्यसभा के सीट का आवंटन नहीं है, बल्कि इसका जो वर्णन है ना वो 4थी अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची में आपका जो है ना वो भूमि सुधार के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसको पहला संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची को किसके द्वारा जोड़ा गया था। तो ये पहला संविधान संशोधन आपका होता है 1951 के द्वारा आपका 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन भत्ते विशेषाधिकार का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका किया गया है 2री अनुसूची में, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे 3री अनुसूची में जो है ना यही सबको यहाँ पे शपथ दिलाने का प्रावधान किया गया है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। चौथा में आपका राज्यसभा में सीटों का आवंटन कि आपका स्टेट और यूटी से कितने सीट आएंगे, और पहली अनुसूची में तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में प्रावधान किया गया है, तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान की जो है ना अनुसूची 7वें के तहत शिक्षा विषय किस सूची के अंतर्गत आता है। देखिए शिक्षा जो है ना सबसे पहले तो 7वीं अनुसूची में आपका संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची 3 सूचियों में बांटा गया है, जहाँ पे शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा समवर्ती सूची। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है ना वो 8वीं अनुसूची में आपके 22 भाषा का उल्लेख किया गया है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण के समय मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूची और कितने भाग थे। देखिए जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो मूल संविधान में आपके 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी और 22 भाग का उल्लेख किया गया था, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आर्टिकल आपका 368 के भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है संविधान संशोधन का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक को किसी खानों में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में योजना में उनको नहीं लगाया जाएगा। तो आर्टिकल 24 के तहत जो है ना ऐसा प्रावधान किया गया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत संघ के नए राज्यों में का निर्माण हो, संविधान के अनुसरण में अनुसूचियों में से एक को विकसित किया जाना चाहिए। देखिए जब भी हम लोग किसी भी स्टेट का निर्माण करते हैं या फिर उसमें कुछ फेरबदल करते हैं ना, तो हमारा जो पहली अनुसूची है और जो चौथी अनुसूची है ना ये हमें क्या होती है, प्रभावित करती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान की चौथी अनुसूची में सही बताया गया है। तो चौथी अनुसूची में आपका बताया गया है कि राज्यसभा में स्टेट और यूटी के कितने कितने सीट होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यह राज्य के काउंसिल में क्वार्टर का बंटवारा करता है, ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से लिया गया। तो ये आपका लिया गया है फ्रांस की क्रांति, जो कि आपका 1789 में शुरू होती है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है। देखिए सही कथन पूछा गया है। पहला है कि उक्त 1985 में संशोधन होता है, गलत हो जाएगा। उक्त सब संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। समाजवादी धर्मनिरपेक्षता 1950 में लागू हुआ था, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो है ना ये आपका जब 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है ना तब के भारतीय प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है। उक्त सब 1976 में जोड़ा गया था, तो केवल आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है। देखिए हम भारत के लोग से जो है यही अर्थ निकलता है कि भारतीय संविधान निर्माता की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। और वीडियो आपको कैसा लगता है दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है। देखिए भारत को जो है ना हम लोग गणतंत्र क्यों कहते हैं, तो भारत को इसलिए गणतंत्र कहते हैं क्योंकि यहाँ राज्य का जो प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं किया गया है। तो कौन से ऐसे उद्देश्य हैं जिसको भारतीय संविधान में शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अभिवृद्धि। देखिए प्रस्तावना में जो है ना इसका वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन वहीं पे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का वर्णन है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, लेकिन आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो कहाँ पे उनकी व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार, डीपीएसपी और आपका जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये तीनों जगह पे इसकी व्याख्या किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची में सही वर्णित करता है। देखिए भारतीय संविधान की 4वीं अनुसूची के बारे में पूछा गया है। तो इसमें राज्यसभा के लिए आवंटन सीटों का प्रावधान किया गया है कि कौन से राज्य से कितने सीटें राज्यसभा में दिए गए हैं और कौन से जो आपके केंद्र शासित प्रदेश है ना उनके सीटें राज्यसभा में दिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 8वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत को संघ एवं नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों को किस एक को अवश्य संशोधन करना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आपका जो पहली अनुसूची है ना वहाँ पे आपका स्टेट यूटी के बारे में प्रावधान किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग उसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो भारत के संविधान की 4वीं अनुसूची को सही वर्णित करता है। तो ये आपका हो जाएगा कि यह राज्य के परिषद में सीटों का आवंटन करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खेल के दौरान बैडमिंटन खिलाड़ी को दिया गया ब्लैक कार्ड क्या इंगित करता है। देखिए खेल के दौरान जो बैडमिंटन खिलाड़ी होते हैं ना, जब उनको ब्लैक कार्ड दिया जाता है मतलब उनकी अयोग्यता वहाँ पे डिसाइड कर दी जाती है। वहीं पे अगर ग्रीन कार्ड दिया जाता है तो वो उनका अनुमति का प्रतीक होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्द लव का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो लव शब्द का जो संबंध है ना ये आपका हो जाएगा लॉन टेनिस से। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस खेल में बैक स्टिक पद का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका हॉकी में किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपका 75 क्वेश्चन कवर करवा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इसके जितने भी PDF है ना आपको मेरे टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया गया है। तो जाके आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।